नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल जारी किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि कृषि विधेयकों से देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। भारत ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने का कोई प्रयास न करे। भारत ने कहा, पाकिस्तान को देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 81.55% हुई और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच मुकाबला जारी। समाचार संध्या में अपने सहयोगी आनंद श्रीवास्तव के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया है, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री ने आज फिट इंडिया मूवमेंट के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान लोगों से फिट और स्वस्थ रहने के लिए इस मंत्र को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, इस मंत्र में सभी का स्वास्थ्य, सभी का सुख छिपा हुआ है। फिर चाहे योग हो या बैडमिंटन हो, टेनिस हो या फुटबॉल हो, जो भी आपको पसंद आए, कम से कम 30 मिनट रोज कीजिए। प्रधानमंत्री ने विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल की भी शुरुआत की। श्री मोदी ने सभी देशवासियों के स्वास्थ्य की कामना की। आज का ये डिस्कशन हर आयु वर्ग के लिए और भिन्न भिन्न रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत ही उपयोगी होगा। फिट इंडिया मूवमेंट की फर्स्ट एनिवर्सरी पर मैं सभी देशवासियों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। 1 साल के भीतर भीतर ये फिटनेस मूवमेंट ऑफ पीपल भी बन चुका है और मूवमेंट ऑफ पॉजिटिविटी बन चुका है। देश में हेल्थ और फिटनेस को लेकर निरंतर अवेयरनेस में बढ़ोतरी होती चली जा रही है और एक्टिवनेस भी बढ़ी है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के कई देशों ने स्वास्थ्य के बारे में अनेक लक्ष्य तय किए हैं और उन्हें हासिल करने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग, ध्यान, व्यायाम, स्वस्थ खान पान और तैराकी जैसी गतिविधियां हमारी प्राकृतिक चेतना का हिस्सा बन रही हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संकट के दौरान फिट इंडिया मूवमेंट के प्रभाव और इसकी उपयोगिता का ज्यादा एहसास हुआ है। फिट इंडिया मूवमेंट ने अपना 1 साल एक ऐसे समय में पूरा किया है जिसमें करीब करीब 6 महीने अनेक प्रकार के रिस्ट्रिक्शन के बीच हमें गुजारा करना पड़ा है। लेकिन फिट इंडिया मूवमेंट ने अपने प्रभाव और प्रासंगिकता को इस कोरोना काल में सिद्ध करके दिखाया है। वाकई फिट रहना उतना मुश्किल काम नहीं है जितना कुछ लोगों को लगता है। थोड़े से नियम से और थोड़े से परिश्रम से आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस दौरान फिटनेस एक्सपर्ट और लोगों को तंदुरुस्त रहने के लिए प्रोत्साहित करने वाली जानी मानी हस्तियों से वार्ता की। श्री मोदी ने क्रिकेटर विराट कोहली, अभिनेता मिलिंद सोमन, फुटबॉल खिलाड़ी अफशान आशिक और अन्य जानी मानी हस्तियों के साथ बातचीत की। जम्मू कश्मीर की अफशान आशिक ने कहा कि लड़कियां अब खेलों में भी करियर बना रही हैं। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं मुंबई के पीफा क्लब में खेलती हूँ एज अ गोलकीपर। मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो लड़कियों को एक्सरसाइजेस करते हुए, वॉक करते हुए या ग्राउंड में देखती हूँ तो मुझे बहुत ही खुशी होती है कि हमारी स्टेट की लड़कियां भी आगे आ रही है। नॉट इवन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल ओवर कंट्री जितनी भी लड़कियां उनको आगे आना चाहिए, ना कि पीछे रहना चाहिए। हमें अपनी बात हर किसी के सामने रखनी चाहिए और खुद को फिट रखना चाहिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद में पारित कृषि विधेयक देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएंगे। उन्होंने कहा कि नए कानून के बन जाने से किसान अपनी उपज का बेहतर मूल्य पाने में और अधिक स्वतंत्र होंगे और उन्हें आर्थिक लाभ होगा।
बिल के जो प्रावधान हैं वो किसान हितैषी हैं, जिनका विरोध करने की स्थिति में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन ये रिफॉर्म, ये क्रांतिकारी परिवर्तन जो लंबे समय से अपेक्षित था, उसको लाने में मोदी सरकार का संकल्प पूरा हुआ है। इसलिए किसी को विरोध करना है तो वो देश भर में लोगों को गुमराह करके इसका विरोध कर रहे हैं। श्री तोमर ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो देश के किसानों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी एक प्रशासनिक निर्णय है। एमएसपी भारत सरकार का प्रशासकीय निर्णय है। ये निर्णय पहले था, आज भी है और आने वाले कल में भी रहेगा। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित कर दी है। खरीफ की फसल अक्टूबर में आने वाली है और उसकी खरीद की प्रक्रिया उपभोक्ता मंत्रालय प्रारंभ करने जा रहा है। रबी की फसल की बुआई से पूर्व ही हम लोगों ने एमएसपी घोषित कर दी है। श्री तोमर ने कहा कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडी को हटाने का प्रावधान नहीं किया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि विधेयकों से किसानों को फसल की कीमत की गारंटी मिलेगी, इसलिए वे समय पर बुआई कर सकेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपज बेचने का अनुबंध केवल उपज तक ही सीमित होगा और उसका खेती की जमीन से कोई संबंध नहीं होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित कराए जाने के दौरान विरोध करने के बाद मानसून सत्र का बहिष्कार करने के लिए विपक्षी सांसदों की आलोचना की। विपक्षी दलों का राजनीति दिशाहीन हो गई है, क्योंकि जब उनका अधिकार था संसद में बैठने का, बोलने का, अपनी राय जताने का, तो वो अधिकार उन्होंने छोड़ दिया, वॉकआउट किया और बाहर जाके धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रपति जी को मिल रहे हैं, उसके लिए तो 300 दिन है ना, जो 70-80 दिन चलती है पार्लियामेंट, वो पार्लियामेंट में बोलने के लिए है। इतने महत्वपूर्ण किसान विधेयक हुआ, उस पर चर्चा भी हुई। जिस तरह से विपक्ष पेश आया वो शर्मसार कर दिया उन्होंने राज्यसभा को। श्री जावड़ेकर ने स्पष्ट किया कि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं किया जा रहा है और कृषि उपज मंडी समितियां भी काम करती रहेंगी। तमिलनाडु सरकार संसद द्वारा पारित कृषि विधेयकों को लागू करने के लिए सभी उपाय करेंगे। राज्य के कृषि मंत्री दोराईकन्नू ने बताया कि ये कानून समग्र कृषि समुदाय के लाभ के उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अब तक ऋण के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन मिले हैं। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इन आवेदनों में से 5.5 लाख से अधिक ऋण मंजूर किए गए हैं। करीब 2 लाख आवेदकों को ऋण वितरित कर दिए गए हैं। मंत्रालय कोविड लॉकडाउन के बाद कारोबार फिर शुरू करने के लिए 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को गिरवी रखे बिना ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्वनिधि योजना लागू कर रहा है। ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में तेजी लाने और ऋण प्रक्रिया आसान बनाने के लिए आवेदनों को सीधे बैंक शाखाओं में भेजने का फैसला किया गया है। ये आवेदन वेंडर की पसंद या उसके खाते संबंधी बैंक शाखा में भेजे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से स्वीकृत ऋणों की संख्या बढ़ी है और ऋण वितरण के समय में महत्वपूर्ण कमी आएगी। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जो 11 सितंबर से काम कर रहा है। इस सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से बैंकों में करीब 3 लाख आवेदन भेजे जा रहे हैं। इन उपायों से पीएम स्वनिधि योजना के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 10,000 ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया। भोपाल में श्री चौहान ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों से बातचीत भी की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ग्रामीण रेहड़ी पटरी वालों के लिए ऋण वितरण के कार्यक्रम कई अन्य जिलों में भी आयोजित किए गए। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मध्य प्रदेश के ग्रामों तथा कस्बों में निवास करने वाले पथ विक्रेताओं के लिए बनाई गई है। मुख्यमंत्री पथ विक्रेता योजना के अंतर्गत 18 से 55 वर्ष की आयु वाले छोटे व्यवसायियों के लिए 10,000 रुपए तक की कार्यशील पूंजी बिना किसी गारंटी एवं ब्याज के बैंकों से प्रदान की जा रही है। इस ऋण का भुगतान 1 वर्ष के भीतर करना होगा। समय पर ऋण का भुगतान करने पर अगले वर्ष व्यवसाय के लिए 20,000 रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण राशि प्राप्त की जा सकती है। इसके अलावा डिजिटल भुगतान करने पर हितग्राही को 1,200 रुपए की छूट भी मिलेगी। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वित्त मंत्रालय ने 5 राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए का ऋण लेने की अनुमति दे दी है।
इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा शामिल हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था के कार्यान्वयन की शर्तों को सफलतापूर्वक अपनाने के बाद इन राज्यों को ये अनुमति दी गई है। इस अनुमति के अंतर्गत कर्नाटक 4,509 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश 2,525 करोड़ रुपए का ऋण ले सकते हैं। तेलंगाना को 2,508 करोड़ रुपए, जबकि गोवा को 223 करोड़ रुपए और त्रिपुरा को 148 करोड़ रुपए ऋण जुटाने की अनुमति दी गई है। कोरोना महामारी के कारण केंद्र सरकार ने मई में राज्यों के चालू वित्त वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का 2% तक अतिरिक्त ऋण लेने की अनुमति दी थी। इस तरह राज्यों को 4,27,302 करोड़ रुपए उपलब्ध हो जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। All India Radio presents World News. News and views from across the globe. What happened? What is up next? The newsmakers and the highlights of the day. Every day at 10:20 p.m. in the night. On 100.1 FM, All India Radio. ये आकाशवाणी है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल जारी किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि कृषि विधेयकों से देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। भारत ने चीन से कहा है कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने का कोई प्रयास न करे। भारत ने कहा, पाकिस्तान को देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 81.55% हुई और आईपीएल क्रिकेट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। भारत ने एशिया वार्ता और विश्वास निर्माण मंच CICA के दुरुपयोग के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान निराधार बयान देता रहा है। मंच की विशेष मंत्री स्तरीय वर्चुअल बैठक में उत्तर देने के अधिकार के दौरान भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख भारत के अभिन्न अंग हैं और हमेशा बने रहेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की टिप्पणी पर भारत ने कहा कि पाकिस्तान को भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान ने जो आज बयान दिया है वो उसके आंतरिक मामलों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता में खुला हस्तक्षेप है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बना हुआ है और वो भारत में आतंकवादी गतिविधियों को जारी रखे हुए है। उसने पाकिस्तान को सलाह दी कि वो भारत के बारे में इस मंच को भ्रमित करने की बजाय आतंकवाद को शह देने, सहायता देने और समर्थन देना बंद करे। ऐसा करने से दोनों देश आपसी मुद्दों पर अधिक ध्यान दे सकेंगे। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा सैन्य रूप से हथियाए गए तथा कथित गिलगित बल्तिस्तान की स्थिति में किए गए परिवर्तन का कोई कानूनी आधार नहीं है और ये पूरी तरह अनधिकृत है। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि इस मुद्दे पर भारत की स्थिति हमेशा से स्पष्ट रही है। Any action by Pakistan to alter the status of the militarily occupied so-called Gilgit-Baltistan has no legal basis whatsoever and is totally void ab initio. Our position has always been clear and consistent. The entire territories of the Union Territory Ladakh have been, are and would remain. ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र हमेशा से भारत का अभिन्न हिस्सा रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। CICA और सार्क बैठकों में पाकिस्तान द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने पर प्रवक्ता ने कहा कि ये पाकिस्तान की आदत है, वो इस तरह के मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को उठाकर लगातार उठाता रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने एशियाई देशों के बीच सहयोग और विश्वास निर्माण उपाय सम्मेलन में एशियाई देशों के बीच सुरक्षा सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ऐसे सहयोग की बहुत जरूरत है।
उन्होंने कोविड के खिलाफ वैश्विक संघर्ष में भारत के योगदान का भी उल्लेख किया। उन्होंने भारत मध्य एशिया सहयोग और भारत प्रशांत महासागर के देशों के सिलसिले में भारत की पहल का भी उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद और इसको बढ़ावा देने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई करने का भी आह्वान किया। उन्होंने अफगान शांति प्रक्रिया के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि भारत उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता तथा उसकी लोकतांत्रिक प्रगति को सुरक्षित रखने के प्रयासों का सम्मान करता है। भारत ने कहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के सभी क्षेत्रों में पूर्ण शांति के लिए विचार विमर्श जारी रखने के साथ साथ यथास्थिति को बदलने की एक तरफा कार्रवाई से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक जल्द से जल्द बुलाने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि परामर्श और सहयोग की कार्यतंत्र की अगली बैठक बहुत जल्द होने वाली है। इस महीने की 21 तारीख को मोल्दो में भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की 6ठी बैठक हुई थी। दोनों पक्षों ने किसी गलतफहमी और अनावश्यक निर्णयों को दूर करने के लिए जमीनी स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को सुदृढ़ करने का निर्णय किया है। देश में पिछले 6 दिनों से लगातार कोविड के नए रोगियों की तुलना में अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 87,300 से ज्यादा रोगी स्वस्थ हुए हैं, जबकि 86,500 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब तक 46,70,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 81.55% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या नए संक्रमित लोगों से 37 लाख अधिक है। कुल संक्रमित लोगों में से इस समय केवल 16.86% रोगियों का इलाज चल रहा है। जांच, निगरानी और उपचार की केंद्र की रणनीति के प्रभावी कार्यान्वयन से कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर में वृद्धि हुई है, जबकि मृत्यु दर कम हुई है। इस समय देश में कोविड से मृत्यु की दर 1.59% है। भारत विश्व के उन देशों में शामिल है जहां मृत्यु दर सबसे कम है। देश में पिछले 24 घंटों में 1,129 लोगों की मृत्यु हुई। मृतकों की संख्या 91,149 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11,56,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 6,74,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। इस समय देश में 1,810 प्रयोगशालाओं में कोविड जांच की जा रही है। इनमें से 1,082 सरकारी और 728 निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि सऊदी अरब ने वंदे भारत मिशन के अंतर्गत भारत के लिए यात्री उड़ानों की अनुमति दे दी है। मंगलवार को सऊदी अरब ने कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत से उड़ानों पर रोक लगा दी थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि भारत से सऊदी अरब के लिए कोई भी यात्री नहीं जाएगा। कोविड-19 के चलते भारत ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों की समय सारणी 23 मार्च से स्थगित कर दी है। हालांकि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत भारत और सऊदी अरब के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 6 मई से जारी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस पुरस्कार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदान किए। राष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य सेवा से शिक्षा प्रदान करना है। सेवा के द्वारा युवा स्वयं सेवकों के चरित्र का निर्माण तथा व्यक्तित्व का विकास होता है। स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा योजना का महत्वपूर्ण अंग है। इस योजना का आदर्श वाक्य है नॉट मी बट यू। इसका भाव है अपने हित की जगह दूसरे के हित पर ध्यान देना। राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक है अशोक चक्र, जो स्वयं सेवकों को 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर रहने की प्रेरणा देता है। श्री कोविंद ने कहा कि ये बड़े हर्ष का विषय है कि कई तकनीकी संस्थानों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लगभग 40 लाख युवा छात्र राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़कर राष्ट्र और समाज की सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तक लगभग 4 करोड़ स्वयंसेवकों ने इस योजना के तहत अपना योगदान दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड वैश्विक महामारी से लड़ाई में एनएसएस स्वयंसेवकों ने समाज में सुरक्षित दूरी और मास्क के उपयोग के बारे में जागरूकता पैदा की। कोविड-19 के महामारी ने संपूर्ण विश्व को गंभीर विपदा में डाल दिया है। इस वैश्विक महामारी के विरुद्ध संघर्ष में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने क्वारंटीन के दौरान
लोगों तक खाद्य सामग्री एवं अन्य उपयोगी वस्तुएं पहुंचाने में योगदान दिया है। इन युवाओं ने कोविड-19 के कारणों और उसकी रोकथाम के संबंध में जानकारी का प्रचार प्रसार करने में सरकार एवं गैर सरकारी संगठनों को अनेक प्रकार से सहायता प्रदान की है। इस अवसर पर खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कोविड महामारी के दौर में एनएसएस स्वयंसेवकों के महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की। चुनौतीपूर्ण समय में राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे स्वयं सेवकों ने महामारी की रोकथाम के संबंध में अनुकरणीय सेवा प्रदान की है। माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षा है कि भारत में स्वयं सेवकों के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के कार्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। उनका यह भी मानना है कि हमारे युवा स्वयं सेवकों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षण किया जाए। समाज में स्वयं सेवा के जरिए युवा छात्रों का व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण करने के उद्देश्य से एनएसएस की शुरुआत 1969 में हुई थी। मध्य प्रदेश की 2 एनएसएस छात्राओं मानसी तीर्थानी और मेहरान जाफरी को राष्ट्रीय सेवा योजना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए। इन छात्राओं ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि ये उनके जीवन का सबसे सुखद क्षण है। बड़े ही गौरव की बात है कि मुझे इस कंट्री के सबसे बड़े यूथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार है, जो कि हर वर्ष आज ही के दिन 24 सितंबर जो आज हम मनाते हैं राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस के रूप में, उस दिन प्रदान किया गया है। और एक बहुत लंबी कतार है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों की, जो लगातार राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। और उन सभी एनएसएस वॉलंटियर्स में से हमारा राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किए जाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्ष शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित द्विपक्षीय सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन के दौरान दोनों नेता आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। श्रीलंका में हाल ही में संपन्न संसदीय चुनावों के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली उच्च स्तरीय बैठक होगी। श्री मोदी ने कहा कि वो दोनों देशों के बीच संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की विस्तृत समीक्षा के लिए उत्सुक हैं। श्री मोदी ने कहा कि कोविड महामारी के बाद भारत और श्रीलंका को मिलकर आपसी सहयोग बढ़ाने के उपाय करने होंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन के 252वें सत्र के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा के लिए आज एक बैठक की। श्री नायडू ने कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितियों के बावजूद राज्यसभा के सत्र को सुचारू रूप से संचालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों सचिवालयों की सराहना की। 83 सचिवालय कर्मियों को कोविड-19 से संक्रमित होने की सूचना मिलने पर सभापति ने अधिकारियों को उन्होंने समुचित चिकित्सकीय और अन्य कल्याणकारी सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से आज फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। जम्मू के राजौरी जिले में नौशेरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के नजदीक पाकिस्तान की सेना की ओर से आज शाम अकारण गोलीबारी की गई और मोर्टार से गोले दागे गए। रक्षा प्रवक्ता कर्नल दविंदर आनंद ने बताया कि भारतीय सेना इस दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया ने बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के खिलाफ राज्य विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने अविश्वास प्रस्ताव नोटिस को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर चर्चा के लिए समय और तिथि की जानकारी शनिवार तक दे दी जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राजस्व मंत्री आर अशोका जी ने अविश्वास प्रस्ताव को राजनीतिक कदम करार करते हुए कहा है कि उनके पास स्पष्ट बहुमत है, मगर कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार का कहना है कि बीजेपी के आंतरिक कलह की वजह से कुछ भी हो सकता है। सिद्धरामैया जी द्वारा दिए गए सूचना में 23 कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर हैं। जेडीएस इस विषय पर तटस्थ है। राज्य की येदियुरप्पा सरकार 1 साल 4 महीने आयु की है और उसे 116 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। एक निर्दलीय विधेयक भी उनके साथ है। 225 सीटों में से विधानसभा में 4 सीट खाली हैं। इसी कारण बहुमत के लिए आवश्यक 112 सीट से ज्यादा समर्थन बीजेपी की सरकार को प्राप्त है। शनिवार को मॉनसून सत्र खत्म होगा तो देखना है कि उस दिन नोटिस पर क्या कार्रवाई होगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
एक अन्य घटनाक्रम में कांग्रेस विधायक बी नारायण राव की कोविड संक्रमण के कारण आज मृत्यु हो गई। वे 65 वर्ष के थे। बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र में ठाणे जिले के भिवंडी में इमारत गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए इसे बहुत ही गंभीर बताया है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मामले में महाराष्ट्र राज्य, वृहन मुंबई नगर निगम, भिवंडी, निजामपुर, कल्याण, डोंबिवली, ठाणे और नवी मुंबई नगर निकायों को पक्षकार बनाया है। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी को राज्य और नगर निकायों के जवाब 2 सप्ताह के भीतर देने को सुनिश्चित करने को कहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। मुंबई के भिवंडी इलाके में इमारत गिरने के 3 दिन बाद एनडीआरएफ ने आज सुबह घटनास्थल पर चल रहे बचाव अभियान के समाप्ति की घोषणा की। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे से कुल 41 शव बरामद किए हैं और इस ऑपरेशन में लगभग 25 लोगों को बचाया। 41 शवों में 18 बच्चे शामिल थे। इस बीच इमारत के मालिक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और इस इमारत के गिरने के संबंध में नगर निगम के 2 अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर शेखर बसु के निधन पर दुख व्यक्त किया है और इसे राष्ट्र के लिए बड़ी क्षति बताया है। श्री कोविंद ने कहा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर बसु परमाणु विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी वैज्ञानिक थे। उन्होंने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पनडुब्बी अरिहंत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बसु ने भारत को परमाणु विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बल्लेबाज डीन जोन्स का मुंबई के होटल में आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वो 59 साल के थे। जोन्स आईपीएल टूर्नामेंट के लिए कमेंट्री टीम का हिस्सा थे। वो 1987 विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम में भी थे। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में दुबई में किंग्स 11 पंजाब का सामना रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से हो रहा है। बैंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब ने 10 ओवर में 1 विकेट पर 79 रन बना लिए हैं। कल दुबई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह अगले साल 16 से 24 जनवरी के बीच गोवा में आयोजित किया जाएगा। इससे पहले इसका आयोजन इस वर्ष 20 से 28 नवंबर के बीच किया जाना था। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के बीच हुई बातचीत के बाद तिथियों में ये परिवर्तन किया गया है। और अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पश्चिम की बात करें तो मुंबई में सामान्य तौर पर बादल छाए रहने और हल्की वर्षा की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। चले चेन्नई तो वहां आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 26 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। पूरब की बात करें तो कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने और 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ छींटे पड़ने के आसार हैं। तापमान 28 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं उत्तर भारत में जम्मू में न्यूनतम तापमान 24 जबकि अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। शहर में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर, लद्दाख और गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। दोपहर बाद या शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लद्दाख में तापमान 11 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। गिलगित में 12 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और तापमान 16 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पूर्वोत्तर की बात करें तो गुवाहाटी में सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे तथा 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। तापमान 25 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से अलका सिंह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ रहने का एक नया मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया मूवमेंट की पहली वर्षगांठ पर विभिन्न आयु वर्ग के लिए फिटनेस प्रोटोकॉल जारी किए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भरोसा दिलाया कि कृषि विधेयकों से देश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा।
भारत ने चीन से कहा कि वो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थिति बदलने का कोई प्रयास न करे। और भारत ने कहा पाकिस्तान को देश के अंदरूनी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।